हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सो एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फूड न्यूट्रिशन का होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे फूड न्यूट्रिशन का, और उससे रिलेटेड जो कुछ टर्म्स होते हैं, फूड न्यूट्रिशन से रिलेटेड टर्म्स हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। आगे जाने से पहले हम आपको ये इन्फॉर्म कर देते हैं कि सो एजुकेशन एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा है फॉर FSSAI, CFSO एंड टेक्निकल ऑफिसर 2024 की जो अपकमिंग वैकेंसी आ रही है, उसके लिए हम एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें कि कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलने वाली हैं, क्लास नोट्स अवेलेबल रहेंगे, सब्जेक्ट की ई बुक, सेपरेट ई बुक्स आपको मिलेगी, आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिलने वाली है इस पूरे कोर्स में, मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको मिलेंगे। ये कोर्स जो है इसकी स्टार्टिंग होने वाली है 15 नवंबर 2023 से इस कोर्स की लॉन्चिंग हो रही है। और इस कोर्स में इनरोल करने के लिए आप सो एजुकेशन की ऐप या सो एजुकेशन की वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं। वहाँ पर आपको एक यूनिक कोड FSSAI 50, अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो 50% का डिस्काउंट मिलेगा, और ये कोर्स आपको 3000 के आसपास में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फूड साइंस का एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। फूड साइंस में हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन साइंस की। सो न्यूट्रिशन साइंस बेसिकली है क्या, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? न्यूट्रिशन साइंस में हम ये पढ़ते हैं कि फूड का क्या रोल है हेल्थ को मेंटेन करने में। बस इतनी सी डेफिनेशन है। व्हाट इज द रोल ऑफ फूड इन मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ? फूड का क्या रोल है हेल्थ को मेंटेन करने में, ये हम किस में पढ़ते हैं? न्यूट्रिशन साइंस में पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हु इज द फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस? सो लेवोजियर इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस। इनको फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ये डिस्कवर किया था कि कैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और CO2 और हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, यही क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यानी बॉडी में जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है उसको सबसे पहले डिफाइन करने वाले कौन थे? लेवोजियर थे। लेवोजियर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है, और फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस भी लेवोजियर को कंसीडर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर हेल्थ की बात करते हैं सबसे पहले। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज डिफाइंड एज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। पहले हेल्थ को कंसीडर ये किया जाता था कि अगर कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं है, तो उसे हेल्दी माना जाता था। लेकिन WHO ने इसकी एक प्रॉपर डिफिनीशन दी। हेल्थ की एक प्रॉपर डिफिनीशन में उन्होंने बोला कि इट इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकल हेल्थ का मतलब कि उसकी फिजिकल फिटनेस कैसी है, उसकी फिजिक कैसी है इंडिविजुअल की। मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि किसी की फिजिक अच्छी है लेकिन मेंटली वो फिट नहीं है, तो वो अनफिट माना जाएगा, अनहेल्दी माना जाएगा। सोशल वेलबींग का मतलब होता है कि क्या सोशली वो इंटरेक्ट कर रहा है लोगों से। अगर वो प्रॉपर इंटरेक्शन कर रहा है तो उसे सोशल वेलबींग की कंडीशन में रखा जाएगा। ये तीनों कंडीशंस मेट करनी चाहिए अगर कोई भी इंडिविजुअल हेल्दी है तो। इट इज नॉट द मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। अगर कोई भी व्यक्ति कमजोर है या डिजीज्ड है तभी उसको अनहेल्दी नहीं माना जाएगा। अनहेल्दी उसको तीनों कंडीशंस के थ्रू माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? सो न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल substances obtained from the food and is used in body to provide energy। और क्या प्रोवाइड करेगा? स्ट्रक्चरल मटेरियल्स। और क्या प्रोवाइड करेगा? रेगुलेटिंग एजेंट्स, जिसकी मदद से हमारी बॉडी में ग्रोथ होगी और मेंटेनेंस होगी। उसी ग्रोथ और मेंटेनेंस में मेंटेनेंस का ही पार्ट होता है रिपेयर ऑफ
बॉडी टिश्यूज। मतलब न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जो कि स्ट्रक्चरल मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे जिनसे हमारी बॉडी की सेल्स बनेंगी, और ये कुछ रेगुलेटिंग एजेंट्स होते हैं जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये हमारी बॉडी के रेगुलेटिंग एजेंट्स होते हैं, वो प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू हमारी बॉडी ग्रो करेगी, मेंटेनेंस करेगी और बॉडी की टिश्यूज को रिपेयर करेगी। न्यूट्रिएंट्स का एक रोल और होता है कि ये डीजेनरेटिव डिजीजेज जो होती हैं उनके रिस्क को कम करती है। डीजेनरेटिव डिजीजेज कौन सी होती हैं? ये ऐसी डिजीजेज होती हैं जिसमें हमारी सेल्स डीजेनरेट करने लगती है, जैसे हमारी नर्व्स का डिजेनरेशन हो रहा है। तो अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिल रहे हैं तो डिजेनरेशन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं तो हम कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। जैसे पहला टर्म है हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है हेल्थ की जिसमें इंडिविजुअल कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करने के बाद। मतलब न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन जब हो रहा है किसी भी इंडिविजुअल में, तो उससे वो उसकी बॉडी कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है, इसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं हम? इसके लिए हमको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उस इंडिविजुअल की कुछ इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे? जैसे सबसे पहले उसकी मेडिकल और डाइटरी हिस्ट्री, वो पास्ट में क्या कंज्यूम कर रहा है, कौन सी डाइट वो कंज्यूम कर रहा है वो इंडिविजुअल। और इसमें हम क्या जानकारी लेते हैं? उसकी फिजिकल मेजरमेंट। जो इंडिविजुअल है अगर उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस हमें बताना है तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे उसकी मेडिकल और डाइटरी हिस्ट्री कैसी है। आगे हम ये देखेंगे कि उसका फिजिकल मेजरमेंट कितना है, उसकी बॉडी का वेट, उसकी बॉडी की हाइट कैसी है। आगे हम जाते हैं उसके क्लिनिकल इंफॉर्मेशन पर। मतलब क्या उसके वो कोई डिजीज से सफ़र तो नहीं कर रहा है, वो उसकी क्लिनिकल इंफॉर्मेशन हो गई। एंड एप्रोप्रिएट लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, लैब में उसके ब्लड के सैंपल्स उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इतनी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है किसी भी व्यक्ति का न्यूट्रिशनल स्टेटस निकालने के लिए। इंडिया में NIN न्यूट्रिशनल स्टेटस निकालती है, अलग अलग स्टेट्स का न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है और WHO अलग अलग कंट्रीज का न्यूट्रिशनल स्टेटस रिलीज करता है। आगे आते हैं हम ऑप्टिमल न्यूट्रिशन पे। ऑप्टिमल न्यूट्रिशन क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि सारे के सारे जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर मिल रहे हैं, प्रॉपर मात्रा में शरीर में जा रहे हैं। जितने भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी को वो प्रॉपरली शरीर में जा रहे हैं, उसको हम ऑप्टिमल न्यूट्रिशन बोलते हैं। आगे एक टर्म आता है बायो न्यूट्रिशन। बायो न्यूट्रिशन एक नई साइंस है जिसमें कि हम हॉलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं। हॉलिस्टिक हेल्थ में हम क्या क्या कंसीडर करेंगे? हॉलिस्टिक हेल्थ में हम ये कंसीडर करते हैं जैसे ग्रोथ, मेंटेनेंस, फिजिकल फिटनेस और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। इसमें हमने क्या क्या कंसीडर किया? बायो न्यूट्रिशन में हम बेसिकली हॉलिस्टिक हेल्थ अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। हॉलिस्टिक हेल्थ में क्या क्या आता है? ग्रोथ, किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी एक प्रॉपर टाइम पीरियड तक ग्रो करती है। ग्रोथ की एक एज होती है, जैसे ह्यूमंस में 19-20 ईयर्स के अराउंड ग्रोथ होती है, फिर ग्रोथ सीज कर जाती है। ग्रोथ जब सीज कर जाएगी तो उसके बाद बॉडी क्या होगी? मेंटेन होगी। बॉडी की जो टिश्यू होती हैं वो मेंटेनेंस फॉर्म में रहती हैं। 20 की एज के बाद, 19 या 20 के आसपास की एज के बाद जब ग्रोथ सीज कर जाती है तब बॉडी अपने आप को मेंटेन करती है और उसकी जो फिजिकल फिटनेस है उसको कंसीडर किया जाता है। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट को कंसीडर किया जाता है। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट होते हैं जब बॉडी को कोई डिजीज आने से पहले ही हम प्रिवेंट करें, वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में कंसीडर किए जाते हैं। और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, सपोज दैट कोई डिजीज हो गई, किसी इंडिविजुअल को कोई डिजीज हो जाती है, उस डिजीज के होने के बाद वो कुछ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट लेगा, कुछ मेडिसिन लेगा, उसको भी यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। तो बायो न्यूट्रिशन एक हॉलिस्टिक हेल्थ अप्रोच है। आगे बढ़ते हैं, एक वर्ड आता है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी क्या होता है? क्या किसी इंडिविजुअल को सारे के सारे न्यूट्रिएंट ऑप्टिमम क्वांटिटी में मिल रहे हैं कि नहीं? ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन ऑप्टिमम क्वांटिटी। इंडिविजुअल को जितने भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है उसकी डे टू डे लाइफ में क्या वो ऑप्टिमम क्वांटिटी में मिल रहे हैं?
यही इसकी डेफिनेशन है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी बहुत ही नेसेसरी होती है किसी भी कंट्री की हेल्थ के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे एक वर्ड आता है मैल न्यूट्रिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। मैल न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछे गए हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैल न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। सो मैल न्यूट्रिशन इज अ पैथोलॉजिकल स्टेट जिसमें कि रिलेटिव या एब्सोल्यूट डिफिशियंसी या उसका एक्सेस जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का है वो कंसीडर किया जाएगा। क्या जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी रिलेटिव डिफिशियंसी है? रिलेटिव डिफिशियंसी का मतलब होता है कोई न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, कोई न्यूट्रिएंट्स कम है। उस न्यूट्रिएंट के रिस्पेक्ट में कोई न्यूट्रिएंट ज़्यादा है और कोई न्यूट्रिएंट कम है। एब्सोल्यूट डिफिशियंसी का मतलब होता है कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं रहे हैं। ये एब्सोल्यूट हो गया, वो मिल ही नहीं रहे हैं प्रॉपर मात्रा में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमको मिलने चाहिए। उनकी डेफिशिएंसी की बात हो गई। सिर्फ डेफिशिएंसी ही नहीं कंसीडर की जाती है मैल न्यूट्रिशन में, उसका एक्सेस भी कंसीडर किया जाता है। एक्सेस मतलब क्या? वो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में तो नहीं मिल रहा है। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है तब भी ऐसी कंडीशन को मैल न्यूट्रिशन की कंडीशन में रखा जाता है। अब हम इसमें बात करते हैं जो टोटल इसमें 4 फॉर्म्स होते हैं। मैल न्यूट्रिशन के टोटल 4 फॉर्म्स हैं। पहला फॉर्म जो होता है वो है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है? ये ऐसी कंडीशन है जिसमें कि इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड किसी भी इंडिविजुअल के पास जा रहा है। जो इंडिविजुअल है वो प्रॉपर मात्रा में फूड को कंज्यूम ही नहीं कर रहा है जितना उसको आवश्यकता है। डे टू डे लाइफ में, वर्क में, उसकी बॉडी को जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत है उसके लिए जो उसको न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। सो इट इज़ बेसिकली इनसफिशिएंट फूड इज ईटन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। अगर बहुत समय तक कोई भी इंडिविजुअल इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड को इनटेक कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में अंडर न्यूट्रिशन की कंडीशन बनती है। इसमें होगा क्या? इसके सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स इसके ये होंगे कि फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा ऐसे इंडिविजुअल का। ऐसे इंडिविजुअल में फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। यहाँ पे एक आप इमेज देख रहे हैं, ये अंडर न्यूट्रिशन की ही कंडीशन है। जब भी हम मैल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो पहली इमेज आती है वो ऐसी ही आती है। तो ये जो पहली इमेज है ये अंडर न्यूट्रिशन की कंडीशन है जिसमें कि एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस इंडिविजुअल को प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं मिला या उसने प्रॉपर अमाउंट में फूड इनटेक नहीं किया एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। दूसरी जो कंडीशन आती है मैल न्यूट्रिशन में उसको कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन क्या है? ये जस्ट अपोजिट है अंडर न्यूट्रिशन का। इसमें होता क्या है कि कंजम्पशन जो हो रहा है फूड का, जो फूड कंज्यूम किया जा रहा है वो एक्सेसिव क्वांटिटी में किया जा रहा है। जितनी ज़रूरत है बॉडी को उससे ज़्यादा क्वांटिटी में फूड का इंटेक हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ज़्यादा अमाउंट में फूड को इंटेक किया जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट में फूड को इंटेक किया जाएगा तो वो ओबेसिटी की कंडीशन बनाती है। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है? मोटापा। ऐसी कंडीशन में मोटापा होगा और बहुत सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स यानी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आएंगे ऐसे इंडिविजुअल के अंदर। यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे हैं, ये जो इंडिविजुअल हैं इनके पास आप बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड देख रहे हो। ये बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड ये कंज्यूम कर रहे हैं और ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो इनकी जो बॉडी है वो ओबेस्ड हो गई है यानी वो मोटापा की कंडीशन डेवलप कर गई है। आगे आते हैं, जो थर्ड कंडीशन होती है मैल न्यूट्रिशन की उसको कहते हैं इम्बैलेंस। इम्बैलेंस बेसिकली है क्या? ये डिस्प्रपोर्शन among the essential nutrients with or without the absolute deficiency, with or without the absolute deficiency of any nutrient। जब कभी भी प्रॉपर रेशियो में किसी भी न्यूट्रिएंट का कंजम्पशन नहीं होता है बॉडी के द्वारा, एक प्रॉपर रेशियो में कंजम्पशन नहीं हो रहा है, किसी का ज़्यादा हो रहा है किसी का कम हो रहा है, तो वो इम्बैलेंस की स्टेट आ जाती है। जब सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है हमेशा और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जिनका
कम कंजम्पशन हो रहा है या हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। एक इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हम स्टार्ची फूड को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी हमारी बॉडी का जो एनर्जी इनटेक है वो बढ़ता जा रहा है हमारी बॉडी में। तो उससे क्या होगा, स्टार्ची फूड ज़्यादा खा रहे हैं हम और फाइबर वाले जो फूड हैं उसको कम कंज्यूम कर रहे हैं। तो फाइब्रस फूड कम होता चला गया, स्टार्ची फूड ज़्यादा होता चला गया, तो हमारी बॉडी की ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ती चली जाएगी। ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी में डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन बनेगी, क्योंकि फाइबर कम कंज्यूम हो रहा था और ऐसे फूड ज़्यादा कंज्यूम हो रहे थे जिससे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता चला जाए। तो ऐसी कंडीशन में डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस किसके अंदर आता है, इम्बैलेंस ऑफ फूड के अंदर आता है। ये भी एक टाइप का मेल न्यूट्रिशन है। ऐसे ही कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होती हैं जिसमें कि हम कोलेस्ट्रॉल वाले फूड्स को ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं और जो नेसेसरी फूड्स हैं उनको अवॉइड करने लगते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल में जो LDL होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो जाकर हमारी आर्टरीज में एक्यूमुलेट हो जाता है। उसके एक्यूमुलेशन की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होते हैं जिसमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो फोर्थ कंडीशन है हमारी मेल न्यूट्रिशन की, वो है स्पेसिफिक डिफिशियंसी। स्पेसिफिक डिफिशियंसी जैसे ही वर्ड ये बता रहा है कि किसी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी यहां पर हो रही है। उसकी या तो रिलेटिव डिफिशियंसी होगी या तो एब्सोल्यूट डिफिशियंसी हो जाएगी। जैसे कि स्कर्वी के केस में आप देखिए, स्कर्वी के केस में किसकी डिफिशियंसी होगी, स्कर्वी के केस में विटामिन सी की डिफिशियंसी हो जाएगी यहां पर। बेरी बेरी के केस में विटामिन B1 की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो बेरी बेरी का केस बन जाएगा। विटामिन डी की भी डिफिशियंसी से ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेसिया की कंडीशन बनती है, वो विटामिन डी की डिफिशियंसी से हो जाएगी। तो हमने टोटल 4 कंडीशंस देखी मेल न्यूट्रिशन में। पहला था अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा था ओवर न्यूट्रिशन, तीसरा था इम्बैलेंस और चौथा है स्पेसिफिक डिफिशियंसी। तो ये 4 कंडीशंस होती हैं मेल न्यूट्रिशन के अंदर। इसमें सिर्फ अंडर न्यूट्रिशन को ही कंसीडर नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम कुछ नए टर्म्स की तरफ, जैसे कि ये टर्म है बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन से हम क्या समझते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन में होता क्या है, बायोफोर्टिफिकेशन में होता क्या है कि इसमें न्यूट्रिएंट का जो कंटेंट है किसी भी फूड में, अगर वो कम है तो हम उसे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, न्यूट्रिएंट का कंटेंट किसी भी फूड में कम है, सपोज दैट राइस है, राइस में किसी न्यूट्रिएंट का कंपोजिशन कम है, मान लीजिए उसमें आयरन की डिफिशियंसी है, सपोज दैट उसमें विटामिन ए नहीं है, तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। कैसे, बायोफोर्टिफिकेशन करके बढ़ाएंगे। अब बायोफोर्टिफिकेशन में हम क्या ऐसी चीज करते हैं जिससे कि उसमें न्यूट्रिएंट का कंपोजिशन बढ़ जाता है, जो न्यूट्रिएंट हमको चाहिए वो बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ते हैं, या तो उसमें ब्रीडिंग करेंगे, ब्रीडिंग यानी हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू उसमें ब्रीडिंग करके हम ऐसे न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देंगे, या तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करेंगे, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करेंगे। सो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू और ब्रीडिंग के थ्रू हम किसी भी फूड में न्यूट्रिएंट्स का कंपोजिशन बढ़ा देते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा गोल्डन राइस, गोल्डन राइस जो है उसमें विटामिन ए और आयरन ये इनरिच किया गया, क्योंकि जनरली जो राइस होता है उसमें विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है और आयरन की भी डिफिशियंसी होती है। तो बायोफोर्टिफिकेशन करके गोल्डन राइस बनाया गया, और गोल्डन राइस में कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स थे जो कि ऐड किए गए, वो विटामिन ए और आयरन। अब अगर कोई भी इंडिविजुअल गोल्डन राइस को कंज्यूम करता है तो उसके अंदर विटामिन ए और आयरन की डिफिशियंसी नहीं होगी, बट इन जनरल जो राइस होते हैं हमारी कंट्री में, अगर उसका कंजम्पशन लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो विटामिन ए की और आयरन की डिफिशियंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने गोल्डन राइस को इंट्रोड्यूस किया। आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशनल जीनोमिक्स एक टर्म आता है। न्यूट्रिशनल जीनोमिक्स बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर 2 वर्ड्स आते हैं हमारे। तो वो जो 2 टर्म्स हैं उसमें पहला जो टर्म है वो है न्यूट्रीजेनेटिक्स और दूसरा टर्म जो है वो न्यूट्रीजेनोमिक्स।
बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। न्यूट्रीजेनेटिक्स क्या होता है? न्यूट्रीजेनेटिक्स डिफाइन करता है कि हाउ द जीन्स इम्पैक्ट योर बॉडी टू यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट यू ईट। जो भी हम न्यूट्रिएंट फूड के थ्रू कंज्यूम कर रहे हैं उसको यूटिलाइज करने में जीन का क्या इम्पैक्ट है, जीन कैसे इम्पैक्ट करेगा उस फूड को यूटिलाइज करने में। हमारी बॉडी में जो जीन एक्सप्रेस्ड हैं उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा कि वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूटिलाइज करे हमारी बॉडी। ये हो गया जेनेटिक्स, न्यूट्रीजेनेटिक्स। न्यूट्रीजिनोमिक्स इसी का जस्ट अपोजिट है। न्यूट्रीजिनोमिक्स में क्या है? हाउ फूड यू ईट कैन चेंज द जीन एक्सप्रेशन। जो हम डाइट कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसे जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर देती है। डे टू डे लाइफ में अगर हम कोई भी डाइट कंज्यूम करते जा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो जीन का एक्सप्रेशन हमारी बॉडी में चेंज हो जाएगा। सो न्यूट्रीजेनेटिक्स में क्या हो रहा था कि जो जीन्स है हमारी बॉडी में, ऑलरेडी डेवलप्ड जीन्स हैं, वो क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं उन न्यूट्रिएंट्स पे जिनको हम कंज्यूम कर रहे हैं। और न्यूट्रीजिनोमिक्स में जो हम डाइट ले रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट रहता है हमारी जीन एक्सप्रेशन में। ये टर्म्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आता है न्यूट्रास्यूटिकल्स। जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है, ये जो टर्म है न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है? फार्मास्यूटिकल्स, और दूसरा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल दोनों को कंबाइन करके एक नया टर्म बनाया गया है जिसका नाम है न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स में हम ये देखते हैं कि जो फूड एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो फूड से एक्सट्रैक्ट किए गए कंपाउंड्स हैं, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में। उसको एज अ प्रिवेंटिव ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं और एज अ फूड सप्लीमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट कोई फूड कंपोनेंट है, कोई प्लांट है, हम उससे कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट्स निकाल रहे हैं जिनका यूज़ करके हम उससे प्रिवेंटिव ड्रग्स बना रहे हैं। प्रिवेंटिव ड्रग्स मतलब ऐसी ड्रग्स जो कि शरीर में कोई भी बीमारी कॉज करने ही ना दे, प्रिवेंट कर दे उसे। या फूड सप्लीमेंट्स बना रहे हैं। फूड सप्लीमेंट्स वो सप्लीमेंट्स होते हैं जिनको फूड की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। तो साइंस हैज एडेड नॉलेज अबाउट द डिजीज प्रिवेंटिंग फाइटोन्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज फाइटोन्यूट्रिएंट्स? फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फाइटो वर्ड जहां भी आता है इसका मतलब होता है प्लांट। इसका मतलब होता है प्लांट। तो ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो इसमें डिजीज प्रिवेंटिंग फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड स्टफ में प्रेजेंट होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो कौन कौन से ऐसे मेजर फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है? इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टर्पीन्स। टर्पीन्स क्या होते हैं? टर्पीन्स लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट है। लार्जेस्ट क्लास है जो कि प्लांट से ऑब्टेन किए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स की लार्जेस्ट क्लास है। ये ग्रीन फूड्स में पाए जाते हैं और सोया प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं और ग्रेन्स में पाए जाते हैं। अब टर्पीन्स कहाँ पाए जाते हैं इसका एक एग्जांपल देते हैं आपको। कैनबिस आप जानते होंगे। कैनबिस जो भांग होता है, कैनबिस, उसमें जो कंपोनेंट उसके स्मेल और उसका जो एक प्रॉपर टेस्ट आता है, उसके लिए जो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है वो है टर्पीन्स। सो टर्पीन्स कहाँ पाए जाते हैं? टर्पीन्स जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन फूड्स में पाए जाते हैं। तो कैनबिस एक टाइप का ग्रीन प्लांट लीफ है। उसकी जो स्मेल होती है और उसका जो टेस्ट होता है, उसके लिए जो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है वो टर्पीन है। टर्पीन एज अ फाइटोन्यूट्रिएंट हम एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जो फाइटोस्टेरॉल की हमने बात किया, फाइटोस्टेरॉल्स आप पढ़े होंगे कोलेस्ट्रॉल्स। कोलेस्ट्रॉल आपको पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल फूड में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ एनिमल ओरिजिन वाले फूड में पाया जाता है। जैसे पोल्ट्री फूड में कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा, फिश में पाया जाएगा और मिल्क में पाया जाएगा। मिल्क भी एक एनिमल फूड है। डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं सब में कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा, लेकिन किसी भी प्लांट फूड प्रोडक्ट में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाए जाते हैं। तो उसकी जगह प्लांट में क्या पाया जाता है? फाइटोस्टेरॉल्स। फाइटोस्टेरॉल को कोलेस्ट्रॉल के जगह हम सब्सटीट्यूट अगर कर देते हैं तो हमारी बॉडी में जो कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है, उसको हम कम कर सकते हैं।
तो अगर बॉडी फाइटोस्टेरॉल को डाइजेस्ट करती है तो इससे रिमूवल होगा किसका, कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल होगा एज अ वेस्ट। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूम कर रहा है एनिमल फूड प्रोडक्ट को, तो उसके आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा होने के चांसेस ज़्यादा हैं, कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट कर जाएंगे उसकी आर्टरीज में। अगर उनको रिमूव करना है तो उसको कैसी डाइट लेनी चाहिए, उसको ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें कि फाइटोस्टेरॉल्स प्रेजेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं फिनोलिक कंपाउंड्स पर। जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो एक फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। और ऐसे ही थियोल्स जो होते हैं वो भी एक टाइप के फाइटोन्यूट्रिएंट हैं जो कि बहुत सारे प्लांट में पाए जाते हैं। और ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनका जो एक्सट्रैक्शन है उसको एक्सट्रैक्ट करके हम क्या क्या बनाते हैं, प्रिवेंटिव ड्रग बनाते हैं और फूड सप्लीमेंट बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, न्यूट्रास्यूटिकल्स। ऐसे फूड्स को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल फूड्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम एक कॉन्सेप्ट की तरफ जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं हमारे बॉडी के अंदर, उस पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शंस को कंबाइनली क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर चल रही हैं उनको कंबाइनली क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर चलती है और इससे हमको एनर्जी मिलती है या एनर्जी कंज्यूम होती है। कैसे, आगे देखते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिफाइन किया गया है मेटाबॉलिज्म को। पहला क्या है, पहला है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी के वो ब्रेक डाउन होते हैं, मतलब टूटते हैं। कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, एक ऐसी सेट ऑफ रिएक्शन है, ये मेटाबॉलिज्म के अंदर ही आएगा कैटाबॉलिज्म। ये एक ऐसी सेट ऑफ रिएक्शन है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट रहे हैं और छोटे छोटे यूनिट्स को बना रहे हैं। दीज आर ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स। यहाँ पर आप देखिए ये जो इमेज है इसमें ये मॉलिक्यूल है, ये कंप्लीट मॉलिक्यूल है, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया, ये छोटे छोटे पार्ट्स में ये मॉलिक्यूल टूट गया और इससे एनर्जी रिलीज होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी जो एटीपी है वो रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है एटीपी। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होगी। सेकेंड जो टर्म है हमारा एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जस्ट कैटाबॉलिज्म का अपोजिट होता है। इसमें कैटाबॉलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल्स टूट रहे थे छोटे छोटे कंपोनेंट्स में। एनाबॉलिज्म में क्या होगा, ये एक ऐसी सेट ऑफ रिएक्शन है जिसमें कि स्मॉलर यूनिट्स कंबाइन होती हैं, छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं वो कंबाइन होंगी और लार्जर मॉलिक्यूल्स को डेवलप करेगी। यहाँ पर ये इमेज देखिए, ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं, ये छोटे छोटे यूनिट्स थे जो कि टुगेदर कंबाइन हो गए और बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया। और इसमें क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जब भी छोटे कंपोनेंट्स को आप जोड़ोगे आपस में तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एनर्जी चाहिए रहती है, यानी एटीपी का क्या होगा, यहाँ पर एटीपी का लॉस होगा। एनाबॉलिज्म में एटीपी का लॉस हो रहा था और कैटाबॉलिज्म में एटीपी रिलीज हो रही थी, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा था। आगे हम डिफरेंस देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। सो जो पहला डिफरेंस है, जैसे अभी हमने पहले ही बताया था कि कैटाबॉलिज्म एक ब्रेक डाउन प्रोसेस है। इसमें जो बड़े मॉलिक्यूल्स थे वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में टूट रहे थे और एनर्जी रिलीज हो रही थी। एनाबॉलिज्म एक बिल्डिंग अप प्रोसेस है, इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स मिल करके बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे थे। अब कैटाबॉलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू स्मॉलर यूनिट्स, तो इसको क्या कैसी प्रोसेस बोलेंगे, ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो गई। कैटाबॉलिज्म कैसी प्रोसेस हो गई, एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो गई क्योंकि इसमें टूट रही है चीजें। एनाबॉलिज्म की बात करते हैं तो ये एक कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोसेस हो गई क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का, तो ये एक कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोसेस हो गई। आगे कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो इसमें जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। हमने क्या बोला था कि एटीपी रिलीज होगी,
एनर्जी रिलीज होगी किस प्रोसेस में, कैटाबोलिज्म में, और इसीलिए इसको एक्सर्गोनिक प्रोसेस बोला जाता है। एक्सर्गोनिक का मतलब होता है एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। जब भी एनर्जी रिलीज होगी तो उसको एक्सर्गोनिक प्रोसेस बोलते हैं। अब इसी का अपोजिट इधर हो रहा था एनाबोलिज्म में, इसमें केमिकल एनर्जी फॉर्म हो रही है और स्टोर हो रही है, तो इसे एंडरगोनिक प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है कैटाबोलिज्म का वो हो जाएगा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड H2O। कैसे, यहां पर देखते हैं C6H12O6 ये ग्लूकोज हो गया, ये ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें, CO2 प्लस H2O में। इसका जो ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन CO2 और H2O में हो रहा है, तो इसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और इधर देख लेते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के, जब वो मिल करके डाइपेप्टाइड लिंकेज के थ्रू अमीनो एसिड्स प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसी प्रोसेस को एनाबोलिक प्रोसेस बोला जाता है। सो आज के लेक्चर में हमने बेसिक टर्म्स डिस्कस किए न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड। आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसमें न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग टॉपिक्स उठाए जाएंगे, उन टॉपिक्स को सेपरेटली डिस्कस किया जाएगा। और अभी के लिए जो हमारा आज का लेक्चर था वो एक बेसिक लेक्चर था, सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।